इस नई गहरी खोज में यानी आज के इस विस्तृत चर्चा में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आज का विषय वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं जिनमें कुछ बेहद विस्तृत तकनीकी लेख और रिसर्च पेपर शामिल हैं, उनका विषय मोबाइल डेवलपमेंट की दुनिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सही कहा। और वो विषय है एंड्रॉयड स्टूडियो में ऑफलाइन डेटा स्टोरेज के लिए SQLite डेटाबेस का उपयोग। हाँ, तो इस चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि जब किसी डिवाइस में मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल नहीं है या फिर नेटवर्क बहुत खराब है, हाँ, तब भी मोबाइल ऐप्स इतनी आसानी से और बिना किसी रुकावट के कैसे काम करते रहते हैं। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि ये होता कैसे है। ये एक ऐसा विषय है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नजरिए से बहुत महत्व रखता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि ऐप्स का सारा डेटा किसी दूर स्थित क्लाउड में सुरक्षित है। कि हर स्वाइप या क्लिक पर सर्वर से जानकारी आ रही है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो जब कोई यूजर बिना इंटरनेट के भी अपने डिजिटल नोट्स पढ़ पाता है या किसी टू डू लिस्ट में नए काम जोड़ पाता है, तो उसके पीछे क्लाउड का नहीं बल्कि डिवाइस के भीतर ही मौजूद एक बेहद कुशल व्यवस्था का हाथ होता है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर हम एक ऐसे दृश्य की कल्पना करें जहां कोई यूजर एक ऐसी ट्रेन में सफर कर रहा है जो किसी लंबी सुरंग से गुजर रही है, नेटवर्क का तो नामो निशान नहीं है, या शायद कोई व्यक्ति हवाई जहाज में और फोन फ्लाइट मोड पर है। हाँ बिल्कुल। फिर भी वो इंसान फोन में एक ऐप खोलकर अपना काम करता है, नया डेटा सेव करता है और ऐप बिना क्रैश हुए चलता रहता है। ये क्लाउड का चमत्कार तो नहीं है, ये डिवाइस के अंदर छिपा हुआ एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली डेटाबेस है जो बैकग्राउंड में ये सब संभाल रहा है। तो मतलब आखिर ये SQLite है क्या जिसने इस ऑफलाइन फर्स्ट आर्किटेक्चर को इतना मजबूत बना दिया है? अगर हम स्रोत में दी गई तकनीकी परिभाषा पर गौर करें तो SQLite असल में एक C भाषा में लिखी गई सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है। C भाषा में? हाँ, और तकनीकी भाषा में इसे एक सेल्फ कंटेंट, सर्वरलेस, जीरो कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांजैक्शनल SQL डेटाबेस इंजन कहा जाता है। बाप रे, इतने सारे भारी शब्द। इसका असल मतलब क्या है? मैं बताता हूँ। जब हम पारंपरिक डेटाबेस जैसे MySQL या PostgreSQL की बात करते हैं तो वे एक अलग सर्वर प्रोसेस के रूप में चलते हैं। मतलब ऐप को उनसे बात करने के लिए नेटवर्क पोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन SQLite के मामले में ऐसा कोई अलग सर्वर नहीं होता। ये डेटाबेस इंजन सीधे उस मोबाइल ऐप के कोड के साथ ही जुड़ जाता है, यानी एम्बेड हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ऐप और डेटाबेस के बीच कोई नेटवर्क लेयर या बिचौलिया नहीं है। एकदम सही। ये अपने आप में ही पूरी तरह से सक्षम है और डिवाइस की लोकल स्टोरेज पर एक साधारण फाइल के रूप में काम करता है। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण फाइल नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जुड़कर देखें तो हम समझ पाएंगे कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए सिर्फ क्लाउड पर निर्भर रहना एक बहुत ही खराब डिजाइन पैटर्न हो सकता है। वो कैसे? देखिए, क्लाउड स्टोरेज बेहतरीन है, लेकिन हर बार जब कोई ऐप नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजता है तो उसमें लेटेंसी यानी देरी होती है और डिवाइस की बैटरी भी ज्यादा खर्च होती है। हाँ, ये तो है। ऑफलाइन डेटा स्टोरेज ये सुनिश्चित करता है कि ऐप का बुनियादी काम कभी ना रुके और यूजर को जानकारी तुरंत मिले। शायद ये वजह है कि SQLite दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डेटाबेस इंजन है। दुनिया में सबसे ज्यादा? हाँ, एंड्रॉयड हो, iOS हो या स्मार्ट टीवी, ये लगभग हर स्मार्ट डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही मौजूद होता है। ये सुनकर वाकई हैरानी होती है। टेक इंडस्ट्री में अक्सर बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की चर्चा होती है, लेकिन जो डेटाबेस हर किसी की जेब में चुपचाप काम कर रहा है उसकी बात कम होती है। सही बात है। स्रोत में इसे सेल्फ कंटेन्ड और सर्वरलेस बताने के साथ साथ एक और भारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ट्रांजैक्शनल और एसिड कंप्लायंट। एसिड प्रॉपर्टीज। हाँ, अब एसिड प्रॉपर्टीज को हम अक्सर एंटरप्राइज लेवल डेटाबेस से जोड़कर देखते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि एक छोटे से मोबाइल डेटाबेस में ये एटॉमिसिटी या कंसिस्टेंसी कैसे काम करती है, खास तौर पर तब जब मोबाइल की बैटरी अचानक खत्म होने का डर हमेशा बना रहता है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये छोटे डिवाइस पर भी कितनी मजबूती से काम करता है। एटॉमिसिटी का सीधा सा मतलब है सब कुछ या कुछ नहीं। सब कुछ या कुछ नहीं मतलब? मान लीजिए कोई यूजर एक फाइनेंस ऐप में अपने खर्चों का रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। उस एक रिकॉर्ड को सेव करने के लिए डेटाबेस की 2 अलग अलग टेबल्स में बदलाव करने पड़ सकते हैं। ठीक है।
अगर पहली टेबल में डेटा लिखा गया और तभी फोन की बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा? डेटा तो आधा अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। और अगर डेटाबेस ACDI नियमों का पालन नहीं करता तो डेटा करप्ट हो जाएगा। लेकिन SQLite एक जर्नल फाइल मेंटेन करता है। अच्छा, एक तरह का लॉग। हाँ, ये पहले लिखता है कि वो क्या करने वाला है। अगर बीच में पावर कट हो जाए तो डिवाइस दोबारा चालू होने पर SQLite उस अधूरे काम को पूरी तरह से हटा देता है, यानी रोल बैक कर देता है। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है। और ड्यूरेबिलिटी ये सुनिश्चित करती है कि एक बार डेटा सेव हो गया तो वो फ्लैश मेमोरी में सुरक्षित है। ये मोबाइल जैसे अस्थिर वातावरण के लिए एक जीवन रक्षक तकनीक है। ये तो बहुत ही शानदार है। एक तरह से ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम क्रैश होने की स्थिति में भी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और हमने स्रोत में ये भी देखा कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। अब जो हमने इसके बुनियादी ढांचे को समझ लिया है तो यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत में एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इस डेटाबेस को सेटअप करने के 4 स्पष्ट कदम बताए गए हैं। हाँ, कोडिंग वाला हिस्सा। चलिए उस हिस्से की गहराई में उतरते हैं। स्रोत के अनुसार पहला कदम है हेल्पर क्लास बनाना। ये SQLite ओपन हेल्पर आखिर क्या भूमिका निभाता है? देखिए, SQLite ओपन हेल्पर को समझना एंड्रॉयड में डेटाबेस मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कुंजी है। ये क्लास सिर्फ डेटाबेस बनाने का काम नहीं करती। तो और क्या करती है? ये डेटाबेस की पूरी लाइफ साइकिल को संभालती है। डेवलपर्स को इस क्लास को एक्सटेंड करना होता है और इसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ता है। वो मेथड्स कौन से हैं? ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। जब ऐप पहली बार इंस्टॉल होता है और उसे डेटाबेस की जरूरत पड़ती है तब ऑन क्रिएट कॉल होता है। यहीं पर टेबल बनाने की SQL कमांड्स लिखी जाती हैं। जैसे क्रिएट टेबल वगैरह। लेकिन बात तब और पेचीदा हो जाती है जब ऐप का कोई नया वर्जन रिलीज होता है। बिल्कुल। सटीक अवलोकन है। यही वो जगह है जहां कई नए डेवलपर्स गलती कर बैठते हैं। कैसी गलती? जब डेवलपर डेटाबेस का वर्जन नंबर बढ़ाता है, जैसे वर्जन 1 से 2 करता है, तो सिस्टम को पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर बदलना है और तब ऑन अपग्रेड ट्रिगर होता है। ठीक है। एक अनुभवहीन डेवलपर शायद पुरानी टेबल को डिलीट करके नई टेबल बना दे। अरे, उसे तो यूजर का सारा पुराना डेटा उड़ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक बेहतरीन तरीके के तहत यहाँ ऑल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पुराने डेटा को छुए बिना नया कॉलम जोड़ दिया जाए। ये डेटा माइग्रेशन का हिस्सा है जो बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। ये वाकई एक नाजुक प्रक्रिया है। अब अगर दूसरे कदम की तरफ बढ़ें तो वो है डेटाबेस को खोलना। इसके लिए स्रोत में गेट राइटेबल डेटाबेस या गेट रीडेबल डेटाबेस का उपयोग बताया गया है। देखने में ये बहुत सीधा लगता है। अगर डेटा लिखना है तो राइटेबल और सिर्फ पढ़ना है तो रीडेबल मांग लो। लेकिन क्या ये इतना ही सरल है? नहीं, इतना सरल नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी। अगर बैकग्राउंड में चल रहा कोई सिंक टास्क और स्क्रीन पर यूजर का कोई एक्शन दोनों एक साथ डेटाबेस में कुछ लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा? यहीं पर कॉन्करेंसी और थ्रेडिंग का असली खेल शुरू होता है। SQLi मूल रूप से एक समय में एक ही राइट ऑपरेशन को अच्छे से संभालता है। अच्छा, एक बार में एक ही? हाँ, जब गेट राइटेबल डेटाबेस कॉल किया जाता है तो ये डेटाबेस पर एक तरह का लॉक लगा देता है। अगर मुख्य थ्रेड, जिसे हम UI थ्रेड कहते हैं, और बैकग्राउंड थ्रेड दोनों एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम लॉक खुलने का इंतजार करेगा। और अगर इंतजार बहुत लंबा हो गया तो एप्लीकेशन फ्रीज हो सकती है, जिसे हम एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग या ANR कहते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डेटाबेस ऑपरेशंस को हमेशा एसिंक्रोनस तरीके से या बैकग्राउंड थ्रेड्स पर ही चलाया जाए ताकि यूजर इंटरफेस कभी ना अटके। इसका मतलब है कि दरवाजा खोलने के इस दूसरे कदम में मेमोरी और थ्रेड मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल सही। अब आते हैं तीसरे और सबसे सक्रिय कदम पर, CURD ऑपरेशंस: क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। मैंने स्रोत में पढ़ा कि डेटा इंसर्ट करने के लिए कंटेंट वैल्यूज नाम की क्लास का जिक्र है। सीधे SQL क्वेरी लिखने के बजाय कंटेंट वैल्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला है टाइप सेफ्टी और डेटा को व्यवस्थित करना। कंटेंट वैल्यूज एक डिक्शनरी या की वैल्यू पेयर की तरह काम करता है। की वैल्यू पेयर मतलब? इसमें की कॉलम का नाम होती है और वैल्यू वो डेटा जो हमें सेव करना है। डेवलपर इसे एक पार्सल की तरह पैक करके डेटाबेस को सौंप देता है। ये तो काफी साफ सुथरा तरीका है। और दूसरा कारण? दूसरा और सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा, खास तौर पर SQL इंजेक्शन से बचाव। ओह, सिक्योरिटी। हाँ, अगर सीधे स्ट्रिंग में डेटा जोड़कर SQL क्वेरी बनाई जाए
तो कोई भी दुर्भावनापूर्ण डेटाबेस को क्रैश कर सकता है या डेटा चुरा सकता है। कंटेंट वैल्यूज बैकग्राउंड में डेटा को सैनिटाइज करता है, जिससे ये खतरा खत्म हो जाता है। ये सुरक्षा के नजरिए से एक बहुत ही जरूरी कदम है। और जब इस सेव किए गए डेटा को पढ़ना होता है तो कर्सर का उपयोग किया जाता है। कर्सर। स्रोत में कर्सर के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर हम इसे तकनीकी गहराई से समझें तो कर्सर असल में काम कैसे करता है? क्या ये सारा डेटा एक साथ मेमोरी में खींच लाता है? अगर कर्सर सारा डेटा एक साथ ले आए तो वो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। मान लीजिए एक टेबल में 50,000 रिकॉर्ड्स हैं। अगर वे सभी एक साथ फोन की रैम में लोड हो जाएं, तो ऐप तुरंत आउट ऑफ मेमोरी एरर देके क्रैश हो जाएगा। कर्सर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये लेजी लोडिंग करता है। लेजी लोडिंग? ये सिर्फ एक पॉइंटर की तरह काम करता है जो रिजल्ट सेट की एक पंक्ति पर होता है। डेवलपर मूव टू नेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल करके एक-एक करके पंक्तियों से डेटा निकालते हैं। इससे मेमोरी की बहुत बचत होती है। समझ गई। लेकिन एक शर्त यह है कि काम खत्म होने के बाद कर्सर को बंद करना यानी क्लोज करना अनिवार्य है। कर्सर को बंद करने की बात से मुझे अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस की याद आती है। इनके लिए स्रोत में सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्ग्स का जिक्र किया गया है। बिल्कुल। ये वही बात हो गई जो हमने एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाव के लिए कंटेंट वैल्यूज में देखी थी, है ना? सिलेक्शन में शर्त लिखी जाती है और सिलेक्शन आर्ग्स में असली वैल्यू दी जाती है। हाँ, ये पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का एक शानदार उदाहरण है जो डेटाबेस को सुरक्षित और सटीक रखता है। और अब जब क्रूड ऑपरेशंस पूरे हो गए हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप का चौथा और अंतिम कदम आता है डेटाबेस को बंद करना, यानी db.close का उपयोग करना। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जब हम कहते हैं कि डेटाबेस को बंद करना जरूरी है तो इसके पीछे मेमोरी लीक्स का खतरा बताया जाता है। लेकिन असल में ये मेमोरी लीक होता कैसे है? क्या डेटाबेस खुला रहने से बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस लगातार चलती रहती है? देखिए, जब डेटाबेस खोला जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम और मेमोरी के बीच एक कनेक्शन बनाता है। इसके लिए कुछ रैम और सिस्टम रिसोर्सेज आवंटित किए जाते हैं। ठीक है। अगर डेवलपर काम खत्म होने के बाद क्लोज कॉल नहीं करता है तो वो रिसोर्सेज उसी काम में अटके रहते हैं, जिसे डैंगलिंग पॉइंटर्स या मेमोरी लीक कहा जाता है। अच्छा, तो वो मेमोरी ब्लॉक हो जाती है। बिल्कुल। धीरे धीरे जैसे जैसे ऐप इस्तेमाल होता है, ये अनक्लोज्ड कनेक्शंस जमा होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब सिस्टम के पास नया काम करने के लिए मेमोरी नहीं बचती। अंततः ऑपरेटिंग सिस्टम उस ऐप को जबरन बंद कर देता है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर है। इसीलिए ट्राई फाइनली ब्लॉक्स का इस्तेमाल एक बेहतरीन तरीका माना जाता है, ताकि अगर बीच में कोई एरर भी आ जाए तो फाइनली ब्लॉक में डेटाबेस सुरक्षित रूप से बंद हो जाए। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने देखा कि एसक्यूएलाइट बेहद फास्ट है, किसी भी भारी सर्वर सेटअप के बिना काम करता है और ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखता है। इसका सबसे बड़ा फायदा इसका लाइट वेट होना है, जो मोबाइल डिवाइसेस के सीमित रिसोर्सेज के लिए एकदम सही है। लेकिन हर तकनीक की कुछ सीमाएं भी होती हैं। स्रोत में भी कुछ स्पष्ट चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। इतनी खूबियों के बावजूद वे कौन सी स्थितियां हैं जहां एसक्यूएलाइट कमजोर पड़ने लगता है? ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी? हाँ, एसक्यूएलाइट का डिजाइन छोटे से मध्यम आकार के डेटाबेस, मतलब कुछ गीगाबाइट्स तक के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर किसी ऐप को करोड़ों रिकॉर्ड्स को एक साथ प्रोसेस करना हो या बहुत जटिल जॉइंस लगाने हो तो इसका परफॉर्मेंस धीमा होने लगता है। समझी। और कोई चुनौती? दूसरी चुनौती कॉन्करेंसी की है, जिस पर हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की थी। चूंकि ये पूरा डेटाबेस एक सिंगल फाइल है, इसलिए जब कोई एक प्रक्रिया इसमें कुछ लिख रही होती है तो पूरी फाइल लॉक हो जाती है। हाँ, आपने बताया था। तो ये उन ऐप्स के लिए सही नहीं है जहां कई यूजर्स या थ्रेड्स एक ही समय में लगातार डेटा लिख रहे हों। और तीसरी चुनौती, जो मुझे लगता है मौजूदा डिजिटल दौर में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो है सुरक्षा। हमने अभी बात की थी कि ये क्रैश होने की स्थिति में डेटा को सुरक्षित रखता है, लेकिन गोपनीयता के मामले में क्या? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां डेवलपर्स को अतिरिक्त काम करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट एसक्यूएलाइट डेटाबेस फाइल में कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है। डेटा बिल्कुल सादे टेक्स्ट के रूप में स्टोर होता है। सादे टेक्स्ट में? मतलब कोई भी पढ़ सकता है? अगर कोई डिवाइस रूटेड है या कोई व्यक्ति किसी तरह से डिवाइस के फाइल सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर लेता है तो वो पूरी डेटाबेस फाइल को कॉपी करके आसानी से पढ़ सकता है। ये तो बहुत खतरनाक है, खासतौर पर फाइनेंस या हेल्थ ऐप्स के लिए। बिल्कुल। इसलिए अगर ऐप में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, बैंक डिटेल्स या कोई भी संवेदनशील डेटा सेव किया जा रहा है तो एसक्यूएल साइफर जैसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो पूरे डेटाबेस को एन्क्रिप्ट कर देती हैं, या फिर डेटा को डेटाबेस में डालने से पहले ही ऐप के स्तर पर एन्क्रिप्ट करना पड़ता है। ये एक बहुत ही गंभीर बिंदु है।
सुरक्षा के साथ साथ स्रोत में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन तरीकों का भी जिक्र है। वहाँ ऑपरेशंस को एक ही ट्रांजैक्शन में ग्रुप करने की सलाह दी गई है। ये स्पीड को कैसे प्रभावित करता है? ये एसक्यूएलाइट का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। जब भी डेटाबेस में एक नई पंक्ति इंसर्ट की जाती है तो एसक्यूएलाइट हर एक इंसर्ट के लिए फाइल को खोलता है, लिखता है और फाइल को बंद करता है। हर एक रिकॉर्ड के लिए? हाँ, इस प्रक्रिया में डिस्क इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। अगर 1000 रिकॉर्ड्स अलग अलग इंसर्ट किए जाएं तो इसमें कई सेकंड लग सकते हैं, जो कि मोबाइल ऐप्स के लिए बहुत लंबा समय है। सही कहा। लेकिन अगर उन सभी 1000 इंसर्ट्स को बिगिन ट्रांजैक्शन और सेट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल के बीच लपेट दिया जाए तो डेटाबेस एक ही बार में फाइल खोलता है, सारे रिकॉर्ड्स मेमोरी में लिखता है और फिर एक ही बार में डिस्क पर सेव करता है। वाव! इससे जो काम सेकंड्स में हो रहा था वो मिली सेकंड्स में हो जाता है। इसके अलावा जिन कॉलम्स पर बार बार सर्च किया जाता है उन पर इंडेक्स बनाना भी क्वेरीज को बहुत तेज कर देता है। अगर हम इस पूरी तकनीकी चर्चा का सार निकालें, इसके मुख्य निष्कर्ष की बात करें, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि एसक्यूएलाइट मोबाइल ऐप्स के लिए महज एक डेटाबेस नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बेहद मजबूत, भरोसेमंद और कुशल ऑफलाइन डेटा स्टोरेज समाधान है। ये इस बात की गारंटी देता है कि इंटरनेट की उपलब्धता चाहे जो भी हो, डेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा और ऐप काम करता रहेगा। आपका विश्लेषण बहुत सटीक है। आज के समय में जहां हर काम के लिए हम ऐप्स पर निर्भर हैं, वहां एक ऐसा सिस्टम होना जो बिना नेटवर्क के भी काम को रोकने ना दे, यूजर के अनुभव को कई गुना बेहतर बना देता है। बिल्कुल। ये ऐप को सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं चलाता, बल्कि उसे बहुत तेज और प्रतिक्रियाशील भी बनाता है, क्योंकि डेटा डिवाइस से ही आ रहा होता है, न कि किसी दूर के सर्वर से। बेहतरीन तकनीक वही होती है जो इतनी अच्छी तरह से काम करे कि किसी को उसके होने का एहसास तक ना हो। एसक्यूएलाइट इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत सही कहा आपने। इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री के आधार पर एक विचार जो मेरे जहन में आ रहा है वो काफी विचारोत्तेजक है। बताइए। चूंकि एसक्यूएलाइट दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डेटाबेस है और लगभग हर स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और ब्राउजर में चुपचाप काम कर रहा है, तो क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं है कि हमारी डिजिटल जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा किसी दूर के विशाल और अदृश्य क्लाउड सर्वर पर नहीं, बल्कि हमारी ही जेब में मौजूद इन छोटे बिना सर्वर वाले डेटाबेस में सेव है। अक्सर हम क्लाउड टेक्नोलॉजी और बड़े डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, लेकिन शायद सबसे निजी, सबसे जरूरी और सबसे तेजी से एक्सेस की जाने वाली जानकारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी डिवाइस के अंदर धड़क रहा है जिसे हम दिन रात साथ रखते हैं, और जिसकी इस अद्भुत क्षमता के बारे में हमें कभी भनक भी नहीं लगती। बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाली बात है। तकनीक को जितना दूर और बादलों में खोजा जाता है, असल में उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उतना ही करीब हमारे अपने हाथों में मौजूद होता है। तो इसी गहरे और नए नजरिए के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस गहरी खोज ने सुनने वालों को मोबाइल ऐप्स और डेटाबेस की इस छिपी हुई तकनीकी दुनिया को समझने का एक नया नजरिया दिया होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। भविष्य में जब भी बिना इंटरनेट के कोई ऐप सुचारू रूप से काम करता हुआ देखे, तो पर्दे के पीछे काम कर रहे उस छोटे से डेटाबेस के योगदान को अब आसानी से समझा जा सकेगा। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। नई चीजें सीखते रहें और ज्ञान की गहराइयों में इसी तरह खोज करते रहें।